हेलो एंड वेलकम टू एपीके। आई होप आप लोग सब कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए तैयार होंगे। तो अपनी अपनी नोटबुक्स उठाइए, आज की डेट डालिए और लिखिए चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड स्टेट। तो आज इस चैप्टर 1 में मैटर एंड आवर सराउंडिंग में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं उनका नाम है व्हाट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज बेसिकली anything that occupies space and has weight is called matter। ये तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है मैटर की। उसके अलावा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, मैटर के एक प्रकार, मैटर के कई प्रकार हैं। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैटर के, मतलब किस चीज़ से बना होता है, तो वो बना होता है मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स के अंदर वेकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इनके अंदर स्पेस करती है वेकेंट स्पेसेस। तो अब सवाल आता है कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स क्या हैं। तो जो मैटर है वो बेसिकली है 5 स्टेट्स, बट जो हमें कराई गई हैं वो हैं सिर्फ 3, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट इसके अलावा जो 2 और स्टेट्स हैं उसका नाम है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो मेन हम पढ़ेंगे, जो हमारे को काम आएंगे, वो ये 3 हैं। बट कुछ जगहों पे इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम ये भी पढ़ेंगे। बट जो मेन है वो पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कि जो सॉलिड है, सॉलिड का हम सब जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इतने करीब करीब होते हैं सॉलिड के, इतना करीब, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है वो होती है फिक्स्ड। तो सॉलिड की शेप होती है फिक्स्ड शेप, और जो इनकी वॉल्यूम होती है वो भी होती है फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप चेयर है आपकी, ये जस्ट एक रफ डायग्राम है चेयर का। ये चेयर है आपकी, अब ये परमानेंट इसी शेप में रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप इसके ऊपर बैठिए। यदि आप इसको तोड़ेंगे, आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो इसकी शेप चेंज होगी, वो भी टूटने के बाद ये टूट जाएगी। नहीं तो वॉल्यूम इसकी तब भी सेम ही रहेगी। उसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ी स्पेसेस होती हैं, लाइक दिस। इनकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर है, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होती है, नो फिक्स्ड शेप। लेकिन जो वॉल्यूम होती है ना, वो फिक्स्ड होती है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर में फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हो, उसे अपने गिलास में डालते हो, तो पहले तो जो बॉटल के अंदर जो पानी होता है वो बॉटल की शेप में होता है। लेकिन फिर जब आप उसे बॉटल से निकाल कर गिलास में डाल देते हो, तो वो गिलास की शेप ले लेता है। और अगर आप इसी पानी को वापस बॉटल में डालोगे तो ये उतना ही अमाउंट में वापस आएगा। ये नहीं होगा कि ये या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। उसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड है हमारे पास गैस। जो गैस होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इसकी जो वॉल्यूम होती है और शेप होती है वो दोनों ही फिक्स नहीं होते, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम। एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, एक लड़का है रामू अपने घर की किचन में गया और वहाँ जाकर उसने गैस के जो सिलेंडर था ना उसको ऑन कर दिया, और गैस पूरी घर में लीक होने थी। तो जो सिलेंडर था उससे गैस जो थी वो सिर्फ पहले किचन के अंदर हुई, गैस किचन के अंदर भर गई, पूरी गैस किचन में भर गई। अब जो सिलेंडर के अंदर सिर्फ गैस थी वो पहले सिर्फ इसके अंदर भरी हुई थी, उसने खोला उसे तो वो पूरे उसमें फैल गई, तो कोई शेप नहीं हुई, वो उसने पहले सिलेंडर की शेप में थी, अब रूम की शेप में आ गई। अब जो वॉल्यूम थी वो पहले थोड़ी सी थी सिर्फ सिलेंडर के अंदर की, और अब वो बढ़ गई, तो शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं। अगर रामू चाहे तो अपने उस किचन के दरवाजे को खोल के अपने ड्राइंग रूम में के अंदर भी ये गैस पहुंचा सकता है, तो ये वहाँ पे भी हो जाएगी और किचन में भी रहेगी। बस रामू को तिल्ली नहीं मारनी है इसके अंदर। तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फिर और फैल जाएगी गैस, फिर पूरे आसपास कॉलोनी में भी फैल जाएगी उसकी गैस।
जो एलपीजी गैस है, अगर रामू उसमें तीली लगा देगा तो वो कॉलोनी में फैल जाएगी। तो कोई शेप और वॉल्यूम पर्टिकुलर नहीं है। उसके बाद आती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो जैसा कि इसमें आपने देखा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है सॉलिड के अंदर सबसे कम है, बहुत ही माइन्यूट है। और उसके बाद आता है लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और जो गैसेज हैं उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गैसेज के अंदर है, देखिए। और जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, जो सॉलिड है वो भी इनकम्प्रेसिबल, लेकिन जो गैस है वो नहीं। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि, एक मिनट, सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड यू कैन से ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल नहीं, कंप्रेसिबल है। इसका मतलब ये बनता है कि जो सॉलिड है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब कि उसके ऊपर दबाव डालकर किसी भी प्रकार से उसको छोटा नहीं कर सकते। अब आपकी चेयर है, अगर आप उसके ऊपर, या टेबल है, फॉर एग्जांपल टेबल है, या आप लगा लीजिए कोई क्यूब है, एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूब है। अगर इसके ऊपर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो ये छोटा क्यूब बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। इसकी शेप हो जाएगी, या तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, या फिर ये एकदम फ्लैट हो जाएगा ज़्यादा फोर्स लगाने पे, और अदरवाइज इट विल ब्रेक। अगर तो ये किसी ऐसे चीज़ का बना हुआ है जो कि मान लो वुड है, वुड कंप्रेस नहीं हो सकती तो वो ब्रेक हो जाएगी। अगर वो उसका आयरन का क्यूबॉइड है या क्यूब है तो वो फ्लैट हो जाएगा। अब आती है लिक्विड की बात। लिक्विड जो होता है वो भी कंप्रेस नहीं हो सकता। कि सपोज एक जार है, इसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये लिक्विड जो है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आपके पास घर में एक बाल्टी होगी, बाल्टी के अंदर अगर आप उसके अंदर अपना हाथ डालेंगे तो जो लिक्विड होगा वो आपके हाथ के आसपास आ जाएगा, बट कंप्रेस नहीं होगा। और उसी तरफ जो आती है हमारे पास गैस होती है हाईली कंप्रेसिबल। अब जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है ना, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो गैस है, अब सब सोचेंगे कि ये है गैस लेकिन नाम इसका लिक्विड इसलिए क्योंकि सिलेंडर के अंदर ये गैस लिक्विड की फॉर्म में होती है। ये सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। जब डाली इसको गैस की फॉर्म में जाता है, जब इसको डालते हैं तो ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम कंप्रेस करते जाते तो ये लिक्विड बन जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी काफ़ी फार अपार्ट हैं। जब उनको कंप्रेस किया जाएगा, उनके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो वो पास पास आ जाएंगे। और ये इन्होंने किसकी शेप ले ली? इतने पास तो किसके होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, लिक्विड के पार्टिकल इतने पास होते हैं। तो जो गैस उन्होंने डाली गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो कंप्रेस किए जाती है, उसके अंदर फोर्स लगाई जाती है तो वो लिक्विड की फॉर्म में बन जाती है। और जब वो फोर्स रिलीज होती है, जब आप अपने घर में गैस ऑन करते हैं तो वो निकलती गैस की फॉर्म में, क्योंकि वो फोर्स धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और वो गैस की फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब ये सॉलिड है, सॉलिड के जो ये पार्टिकल, सपोज करो सॉलिड का एक बड़ा पार्टिकल हम एज्यूम कर लेते हैं, ये पार्टिकल अपने इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो खुद को बांधे रखने में फोर्स लगाते हैं। मतलब एक और ये पार्टिकल आ गया, ये खुद को भी बांधेगा इस तरह, तो ये पास पास रहेंगे एक दूसरे के, ऐसे पास रहेंगे क्योंकि खुद को जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। वही लिक्विड जो होगा, अब लिक्विड की एक ड्रॉप होती है, आप अपने हाथ में एक पानी की बूंद लीजिए, उसका अपने हाथ से डिवाइड कर दीजिए तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे बीच में आपने बैरियर बना दिया, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसलिए वो डिवाइड हो जाते हैं। और गैस में तो भैया क्या ही कहें, उसमें तो आप हवा में जहाँ मर्जी हाथ मारते रहिए, वो तो कभी जुड़ने ही नहीं वाले, वो तो फार पार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक्ड। ये तो हमने देखिए, आप जानते हैं, क्योंकि सॉलिड के तो होती ही पास हैं इतनी करीब, फोर्सेस तो नाम मात्र होती हैं, लिक्विड के थोड़े दूर हो गए। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो ये आपस में फोर्स लगाते हैं ना, वो फोर्स
थोड़ा दूर होने की वजह से पार्टिकल्स की कम लगती है, और गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा दूर होती है। और अब आते हैं हम प्लाज्मा, और हमारे पास है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं आपको अपनी मेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, वहाँ जाकर मुझसे नोट्स ले लीजिएगा प्रिंटेड। अभी ये केवल समझने के लिए है, इसलिए रफ वर्क है। नोट्स के लिए मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में मेल दूंगा, वहाँ पर अपना मुझे मेल कीजिएगा और मैं आपको नोट्स दे दूंगा प्रिंटेड। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। तो आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो सवाल ये, आयोनाइज्ड गैस मतलब कि जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो। अब सवाल ये है, आयंस क्या होते हैं? आयंस बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा हाई लेवल सा हो सकता है, इसलिए केवल हम सिर्फ यही समझेंगे। आयोनाइज्ड गैस मतलब जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो, और आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है गुड कंडक्टर ऑफ, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एंड इट इज इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोग सोचेंगे कि एक क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर आपके पास कोई मैग्नेट होगा, ये दो इस शेप के मैग्नेट तो सभी खेल रहे होते हैं जो आपस में चिपकते हैं ऐसे ऐसे दो, तो वो आपस में चिपकते इसलिए क्योंकि उनकी वजह मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनको अट्रैक्ट करती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट होते हैं। ये आप सबसे बेसिक ये समझ सकते हैं कि होता है, मतलब सबसे बेसिक जो आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, कि उनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हर मैग्नेट के आसपास, जो कि अट्रैक्ट या रिपेल करती है। कभी देखा ना, जब वो हम उसको ऑपोजिट साइड में रखते हैं मैग्नेट्स को, तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। वो यही है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती है। उसके बाद हम BEE यानी कि BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि जो ये मैटर है ना, ये मतलब कह सकते हो आप कि स्टेट ऑफ मैटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम तापमान, यानी लो टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज लिख लीजिए, दैट कैन राइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, तो यू कैन से कि इसके बारे में आपको क्या ही बताता हूँ। इसके बारे में आप ये जान सकते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने करीब हैं कि ये एटम्स जो है हम इसको सॉलिड के बराबर मान सकते हैं। तो इसके आप देख सकते हैं, द BEC इज ऑल अबाउट molecules that are really close to each other, example such as solids। तो इसके बारे में हम अभी सिर्फ यही जानेंगे कि ये मतलब होता क्या है, मतलब क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किस प्रकार का दिखता है या क्या कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद सॉलिड्स की डेफिनेट शेप हमने ये सब पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे कि इंटरचेंज प्रॉपर्टी। तो अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरकन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इंटरकन्वर्जेंस का यहाँ पे बेसिकली मतलब यही है कि मैटर का दूसरी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा वाटर है वो तीनों स्टेट्स में रहता है। उसकी तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज आवर वेल नोन वाटर, एंड गैस एज वाटर वेपर्स। तो अब सॉलिड से एक लिक्विड और लिक्विड से गैस बनने के कुछ प्रोसेसेस हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने के भी कुछ प्रोसेसेस हैं। तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बनने की प्रोसेस है उसका नाम है सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसके दो नाम है, उसको दो चीज़ें कहते हैं। पहला मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। एंड लिक्विड से गैस में बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं
इवेपोरेशन। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सो बेसिक सबसे जो डिफाइन है सब्लिमेशन की, वो आप कह सकते हो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी किसी भी सब्सटेंस की, वो सॉलिड होगा, उस प्रोसेस के बाद डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। डायरेक्टली इन वेपर ऑन हीटिंग एंड, और अगर हमें गैस से सॉलिड बनाना हो, उस प्रोसेस का भी नाम सब्लिमेशन है। एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, क्योंकि हमने सॉलिड से गैस हीट पे बनाया था, तो अब हमें गैस से सॉलिड बनाना है तो उसका उल्टा करना होगा, उसमें हीट किया था, इसमें हम कूल करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एक ही नाम है, या फिर कैम्फर एंड आयोडीन। तो इस सब में से कॉमन जो है वो है कैम्फर, जो आप सबने अपने घर में भी देखा होगा या आपने देखा होगा। एक मुश्क पूल आती है, एक टॉफ़ी से शेप में होता है वो, उतना बड़ा, उसके अंदर एक वाइट कलर की गोली होती है। उसको, गोली तो नहीं, यू कैन से स्क्वायर शेप में होती है वो, उसको अगर आप हल्की सी हीटिंग प्रोवाइड करोगे, हल्की सी भी हीटिंग, तो वो बहुत जल्दी आग बन जाती है। मतलब आग भी नहीं, यू कैन से वो बहुत जल्दी लाइट अप हो जाता है, और उसके बाद उसका रेजिड्यू कुछ नहीं बचता है। लाइक हम वुड को आग लगाते हैं, वुड जलती है, हमारे पास एशेज बचते हैं, लेकिन जब हम कैम्फर को जलाते हैं तो कैम्फर के बाद हमारा रेजिड्यू कुछ नहीं बचता है, वो सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है ना, उसको दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा जो है हमारा वो है प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर के इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है सब्लिमेशन को। तो पहले जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उन सबके पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो जब अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो टेम्परेचर से में जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम उन पार्टिकल्स को हीट देते हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी ऑफ मूवमेंट। तो वैसे तो ये मूवमेंट में होते हैं, लेकिन जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये जंप कर जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन से। तो जब उस रीजन से वो जंप कर देंगे तो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वो सॉलिड की फॉर्म में है, लेकिन जब वो जंप कर देंगे तो वो वेपर की फॉर्म में बन जाते हैं। ये एक छोटी सी प्रोसेस है, मैं इसके आपको डिफाइन बता देता हूँ पहले पूरी, फिर आपके लिए शायद समझना आसान हो जाए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पर मास है और वी यहाँ पर वेलोसिटी है। एम मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल increases which overcome the force of attraction between particles। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स अट्रैक्शन की फोर्स में होते हैं, जब उनको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो वो कोलिजन से करने के बाद एक दूसरे से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। तो इसको बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो हम कह सकते हैं पॉइंट, कि जो इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का तो खैर नाम हो गया सब्लिमेशन, डायरेक्ट वेपर फॉर्म में बनाने का, लेकिन जो हमारी मेल्टिंग है, एक मेल्टिंग की भी डिफाइन चाहिए हमें कि मेल्टिंग कब हमें पता चला कब मेल्टिंग हो गई है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। गैस के लिए तो हमारे पास हो गया सब्लिमेशन,
लिक्विड स्टेट के लिए हमारे पास है मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जस्ट बेसिकली जो प्रेशर हमारे आसपास है, जो करंटली प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डाल रहा है, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगला जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आइस है, हम सब जानते हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होती है। तो वो मेल्ट कब होती है? तो जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, आइस मेल्ट्स एट टेम्परेचर 273.16 केल्विन। तो 273.16 केल्विन होता है इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जब वाटर या तो वाटर फॉर्म में रहता है, जब 0 से आगे जाएंगे 1 2 3 4, अगर 0 से कम जाएंगे तो वो आइस की फॉर्म में बन जाता है। ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आगे अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है इसके ऊपर। तो इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। पहला पॉइंट कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाना या घटाना, इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, पर ये चीज़ डिपेंड करती है मैटर के ऊपर कि मैटर कौन सा है। ठीक है, तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो या तो सॉलिड गैस में बन सकता है या सॉलिड लिक्विड में भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ड्राई आइस का। तो आप सब में से शायद कुछ या फिर सभी ड्राई आइस के बारे में जानते होंगे। ड्राई आइस इज बेसिकली सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, ड्राई आइस उसकी सॉलिड फॉर्म है। जब ड्राई आइस नॉर्मल प्रेशर यानी कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ड्राई आइस एट 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब वो सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म। लेकिन जब हम इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर देते हैं, जब जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, जो सॉलिड फॉर्म से हटकर वो गैसियस फॉर्म में वापस आ जाती है CO2। ये इफेक्ट्स हैं प्रेशर के। तो प्रेशर के इफेक्ट्स काफ़ी अलग अलग हैं, डिफरेंट होते हैं हर चीज़ के ऊपर कि क्या है, मतलब कि क्या कौन सा सॉलिड है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर का इफेक्ट। इसके बाद एक मैंने पीछे वर्ड यूज़ किया था फ्यूजन नाम यूज़ किया था। तो फ्यूजन की जो मैं आपको एक डिफाइन कहना चाहूँगा या कुछ मतलब, जैसे कि मेल्टिंग तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करें, उस प्रोसेस को, जैसे कि सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करा तो वो मेल्टिंग हुआ। लेकिन फ्यूजन हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसकी डिफाइन सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid, 1 kg of solid into liquid is called fusion। 1 kg को जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। और हमने एक और वर्ड पढ़ा था, लिक्विड टू गैस को करने के लिए क्या करते हैं हम, इवेपोरेशन। तो उसको उसकी डिफाइन हम करेंगे। तो heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। सो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वाली उस लाइन की जरूरत है नहीं, बट आप सिर्फ ये कह सकते हैं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इट, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या क्या है।
ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको एक मत समझिएगा। इवेपोरेशन इज एल्स एंड बॉइलिंग इज समथिंग एल्स। तो पहले मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में बता देता हूँ। इवेपोरेशन, तो हमने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को और वो पहले भी मूव कर रहे होते हैं। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिर्फ उसको लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन पहले से प्रेजेंट पार्टिकल्स को थोड़ा सरफेस के ऊपर फैलाकर, जहाँ पर उनकी अट्रैक्शन जो होगी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो दूर दूर हो जाएंगे, जैसे जैसे वो दूर दूर हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसी स्टेट में जो उनको इवेपोरेट करना है वो आसान हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के लिए कुछ यू कैन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उन पर्टिकुलर कंडीशंस में से एक है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। और जो एक और चीज़ जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है वो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर तो देखिए बढ़ाना पड़ेगा ही। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of more particles get kinetic energy and go into vapor state। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर स्टेट में जाएंगे। ये तो बेसिक सा हो गया, तो पहले भी अभी आपने ऊपर ही समझा। और एक और फैक्टर है जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज presence of water vapors in the air। क्योंकि जब वाटर वेपर की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा ना वो कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि एक आप मान लीजिए एटमॉस्फेयर आपका, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है या अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप और जो पानी आप मान लीजिए अब पड़ा है इवेपोरेट होने के लिए, जब वो इवेपोरेट होगा तो एटमॉस्फेयर में और बढ़ जाएगी। तो एटमॉस्फेयर जो होगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा कि वो उसमें ना कन्वर्ट हो, या फिर अगर हो रहा है तो जो उसका रेट है वो स्लो हो, जल्दी ना हो। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लीड्स टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो एक छोटा सा एक मतलब वेरी स्मॉल हम एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंस अगर चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है हमारी, उसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि जाना ज़रूरी है। क्योंकि दोनों में जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बॉइलिंग को इवेपोरेशन क्यों नहीं कह सकते? बॉइलिंग को हम इवेपोरेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब कि जब आप एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रखते हैं तो बहुत सारा पानी प्रेजेंट है और वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है। वो कोई सरफेस एरिया, या मान लीजिए ये है वाटर लेवल, ये है उस जगह में वाटर लेवल पानी का, तो वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है पानी, तो वो उसको हीट प्रोवाइड करने पर वो इवेपोरेट होता है। तो ये बल्क हुआ। दूसरी तरफ जो हमारा इवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना, इसके अंदर हम जो लिक्विड है उसको सरफेस पर गिरा देते हैं। सपोज वाटर ही कर लीजिए, वाटर बेस्ट एग्जांपल है। वाटर सरफेस के ऊपर पड़ा है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा। तो ये बल्क नहीं है क्योंकि उनमें तो डिस्टेंस है, इसमें तो कोई डिस्टेंस है नहीं, ये तो पास ही है एक दूसरे की। हीट मिलेगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी तब ये जाएंगे। इनको तो हीट भी मिल रही है और सरफेस एरिया बढ़ा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन कमज़ोर हो रही है, इसलिए ये सरफेस फिनोमिना है और ये बल्क फिनोमिना है। तो पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। पार्टिकल फ्रॉम सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। इनको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन कमजोर होती है और ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है छोटा सा डिफरेंस। नोट्स के अंदर इनकी पूरी आपको साफ डेफिनेशन मिल जाएगी, वहाँ से लिख लीजिएगा। और एक छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा मैं कहूँगा कि एक हम थोड़ा पढ़ेंगे, वो है कि केल्विन और सेल्सियस कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 273 डिग्री जो केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन एंड सेल्सियस और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
प्रेशर है, ये क्या चीज़ें हैं? तो जो केल्विन है हमारा, केल्विन एक टेम्परेचर को ही मेजर करने की यूनिट है। तो जो केल्विन होता है ना, इट इज़ नॉट इन नेगेटिव साइड। मतलब कि जो केल्विन है, देखिए 273 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा सेल्सियस स्केल है वो नेगेटिव में प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन केल्विन 272, 273, 271 ऐसे इस तरह ही जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव में जाएगा, और अगर ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। ये एक मेन रीज़न है कि ज़्यादातर जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो हम केल्विन में क्यों करते हैं, ताकि जो एक नेगेटिव डिपार्टमेंट या रीजन को हम कह सकते हैं उसका यूज़ कम हो। और सेल्सियस को यही रीज़न है कि लोग कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेल्सियस के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो एक हमने अभी पढ़ा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का जो बेसिकली हम शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं वो है ATM। तो ATM या एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर exerted by a gas। तो एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो अब ये तो बात होगी कि मेजरिंग प्रेशर हो गया एक्सर्टेड बाय अ गैस, तो अब जो प्रेशर है हम उसकी यूनिट क्या हुई? तो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा यूनिट है प्रेशर को नापने की जो एक गैस एक्सर्ट कर रही है, और गैस की भी कोई ऐसा यूनिट होगी, मतलब प्रेशर की भी ऐसा यूनिट होगी, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल। तो एक नोट कोने में लिख लीजिएगा और उसके आगे लिखिएगा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 PA। ओके, क्योंकि ये तो है ही प्रेशर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हम सी लेवल पर, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर हर जगह सेम नहीं है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कर सकता है। जो सी लेवल है वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है। और जो हाईलैंड्स होते हैं, हाईलैंड्स फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, वहाँ पर प्रेशर अलग होता है, तो प्रेशर वेरी कर सकता है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म आपका। तो नोट्स आपको गिवन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सी यू। तो भाई आज के टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। आज मैंने आप सबको चैप्टर नंबर 1 मेथड एंड स्टेट्स के सभी मेन टॉपिक समझा दिए हैं। तो अब आपका काम सिर्फ इतना है कि एक बार उन सभी टॉपिक्स को खुद थॉरली ज़रूर रीड कीजिएगा। तो बस मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सी या।